हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी सोशल स्टडीज एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 4th लेसन, विश्व का इतिहास। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कोविड-19 की वजह से हमारे बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग इस लेसन में केवल आपका एक ही टॉपिक रह गया है, औद्योगिक क्रांति। इस लेसन में जो भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, उसके कारण, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2021 में जो 10th बोर्ड की एग्जाम होंगे उनके लिए सिलेबस में ये पार्ट हटा दिए गए हैं। ओके, तो इस लेसन में सिर्फ आपका एक ही टॉपिक रह गया है, वो है औद्योगिक क्रांति। और इसमें भी ये लेसन जो है आपके केवल कितने मार्क्स का रख दिया है? 2 मार्क्स का रख दिया है, ठीक है ना। एक ही टॉपिक है औद्योगिक क्रांति और ये भी कितने मार्क्स के? ओनली 2 मार्क्स। यानी इसमें आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले जो आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता नहीं है। 2 नंबर में क्या होगा? या तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 नंबर का एक क्वेश्चन 1+1 करके भी पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। यानी आपको इसमें सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर ही याद करने, यानी सबसे ईजी चैप्टर हो गया, ठीक है ना। पहले आपको सारे एकीकरण में कौन सी संधि हुई, कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा सार्डिनी आया, पिटवांट आया, ठीक है ना, लाम्बी आया, किसके साथ में किसका एकीकरण हुआ, कंफ्यूजन रहता था, तो वो टॉपिक ही हटा दिया गया आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति, जो कि आपके 2 मार्क्स का है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का अर्थ। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले अगर हम देखें औद्योगिक, औद्योगिक मतलब उद्योग प्लस एक। ओके, औद्योगिक का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? उद्योग प्लस एक होगा, यानी उद्योग से संबंधित। और क्रांति का मतलब क्या होता है? किसी चीज में परिवर्तन। ओके, क्रांति का मतलब क्या होता है? किसी चीज में परिवर्तन, यानी वर्तमान में जो चीज चल रही है, जो समय चल रहा है, उसके अंदर परिवर्तन होना, ठीक है ना, वह कहलाती है क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हुआ? उद्योग से संबंधित या उद्योग के क्षेत्र में होने वाली क्रांति क्या कहलाएगी? औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना। अब अगर सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम देखें, जैसे कि आपको पिक में दिख रहा है कि एक तरफ जो है वह चरखे से धागे की कताई वगैरह हो रही है, और दूसरी तरफ आपको एक मशीन दिख रही है जिसके द्वारा, औद्योगिक मशीन दिख रही है जिसके द्वारा कार्य जो मशीन के द्वारा हो रहा है, बुनाई का, कते का जो भी कार्य है वो मशीन से हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हुआ कि परंपरागत तरीके से उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन के लिए, उत्पादन मतलब किसी चीज को उत्पन्न करने के लिए जो तरीके थे उनमें परिवर्तन आया। जो कार्य पहले हाथों के द्वारा होता था, वह कार्य किसके द्वारा होने लगा? मशीनों के माध्यम से होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति का अगर सरल भाषा में अगर हम अर्थ समझे तो क्या हुआ कि उद्योगों में होने वाली वह क्रांति जिसमें परंपरागत तौर तरीकों के माध्यम से उत्पादन न किया जाकर नए और आधुनिक तरीकों के द्वारा, अर्थात मशीनों के द्वारा किया जाने वाला कार्य में जो परिवर्तन हुआ, वह क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना। सिंपल से लैंग्वेज आपको यही ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछी जाती है, कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है वह सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको मैं बता दूं आपका, इसका क्या लिखोगे आप? उद्योग में होने वाली क्रांति। उद्योग में होने वाली क्रांति क्या कहलाती है? औद्योगिक क्रांति। मतलब ये परिवर्तन कैसा हुआ? हस्तकला के स्थान पर मशीनों का महत्व बढ़ गया। मशीनों का महत्व बढ़ गया। ओके, अब मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने पहले किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है वो 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। ठीक है, 2 व्यक्ति आपको ध्यान रखने हैं। कौन से 2 व्यक्ति थे? सबसे पहला आपको याद रखना है, फ्रांस का व्यक्ति था जॉर्जिस मिशले। कौन था? जॉर्जिस मिशले। ओके,
दूसरा व्यक्ति था जर्मनी का। याद रखना है आपको, एक नंबर में ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किन व्यक्तियों के द्वारा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का जो है वह प्रयोग किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये प्रयोग किया गया था। सबसे पहला नाम याद रखना आपको, फ्रांस का जो व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था जॉर्जिस मिशले, जिसके द्वारा ये कार्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और दूसरा नाम याद रखना है आपको, जर्मनी का था काइड्रिक एंजेम। कौन था जर्मनी का? काइड्रिक एंजेम। काइड्रिक एंजेम तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं इस पे स्टार लगा देती हूं आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? फ्रांस के व्यक्ति कौन थे? जॉर्जिस मिशले। और जर्मनी के कौन थे? काइड्रिक एंजेम। इन दोनों के द्वारा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, इसमें आपको यही चीज ध्यान रखनी है। मेन आपको ध्यान रखना है, जो कार्य हाथों से होता था वह उसका स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है ना, अगर एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई भी 2 परिवर्तन लिखने हैं, और अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि आपको वर्ड्स लिमिट ध्यान रखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसकी वर्ड लिमिट्स जो होगी वो आपकी 20 to 30 वर्ड्स ही होगी। ठीक है ना, या मैक्सिमम आप उसको 40 वर्ड्स कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्रांति से होने वाला अगर परिवर्तन एक नंबर में पूछा जाए तो आप कोई भी 2 पॉइंट लिखेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर आपको काफी सारे पॉइंट्स बताऊंगी, इसमें जो आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है ना, सरल तरीके से इजीली आपको याद हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट आपको याद करने हैं। यानी मैक्सिमम आपको इसमें कितने पॉइंट याद करने हैं? केवल 4 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि लेसन ही 2 मार्क्स का है। तो या तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या 2 नंबर का। तो आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिखने हैं। ओके, सबसे पहली चीज जो आप लोग भी बता सकते हो कि औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथों से किया जाता था वह अब किसके द्वारा होने लग गया? मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। तो सबसे पहला परिवर्तन यही हो जाएगा, जो कार्य, उत्पादन का मतलब क्या है? किसी चीज को पैदा करना, उत्पन्न करना। ठीक है ना, तो जो कार्य उत्पादन के लिए हाथों से किया जाता था, हाथों से किया जाता था, अब वही कार्य औद्योगिक क्रांति के बाद में, ठीक है ना, अब वही कार्य यानी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मशीनों से होने लगा। अब वही कार्य मशीनों द्वारा होने लगा या मशीनों से होने लगा। ओके, बिल्कुल इजी है, आप लिख सकते हो। औद्योगिक क्रांति का अगर अर्थ आपको याद है तो आप उससे होने वाला परिवर्तन भी इजीली लिख सकते हो। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली या डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ओके, दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति में किसका प्रयोग होता है? मशीनों का। जो कार्य, सारा कार्य जो होगा वो किससे होगा? मशीनों के द्वारा होगा। अब मशीनों के निर्माण के लिए अगर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? मशीनों की आवश्यकता बढ़ेगी, मशीनें बहुत सारी चाहिए। अब मशीनों का निर्माण किससे होगा? इस्पात से होगा, लो इस्पात से होगा। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या हुआ कि मशीनों के निर्माण के लिए इस्पात की मांग बढ़ने लगी, और इस्पात की मांग बढ़ने लगी तो क्या हुआ? इस्पात उद्योग का क्षेत्र विस्तृत हो गया, या इस्पात उद्योग में वृद्धि हो गई। किसी चीज की अगर मांग बढ़ेगी तो क्या होगी? उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि इस्पात की मांग बढ़ने के कारण इस्पात कारखाने बढ़ने लगे। इस्पात की मांग बढ़ने लगी, ये ध्यान होना चाहिए आपको कि इस्पात की मांग क्यों बढ़ने लगी? मशीनों के निर्माण के लिए। ठीक है ना, तो इस्पात की मांग बढ़ने लगी जिससे इस्पात कारखाने अधिक मात्रा में खोले गए।
अधिक मात्रा में खोले गए। दूसरा पॉइंट बहुत इजीली याद रख सकते हो, पहले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि मशीनों की आवश्यकता होती है, तो दूसरे में अपन को ध्यान रखना है कि मशीनों का निर्माण जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, इस्पात से हो रहा है। इस कारण से किसकी मांग बढ़ने लग गई, इस्पात की मांग बढ़ने लग गई। ओके, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई ये सारे क्षेत्रों में हुई, ठीक है ना। प्रमुख रूप से सबसे पहले जो हुई थी ये हुई थी कृषि के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हुई थी। तो सबसे पहला परिवर्तन जो हुआ कौन से क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हुआ। कि कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, जो कार्य पहले परंपरागत औजारों के माध्यम से छोटे क्षेत्रों पर किया जाता था, अब वह सारा कार्य किससे होने लगा, मशीनों के माध्यम से होने लगा। अब अगर मशीन के द्वारा अगर आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि एक छोटी सी जगह पर आप बड़ी सी मशीन का प्रयोग करोगे। अगर मशीनों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जब आप बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर उसका उत्पादन करोगे। तो पहले कृषि का कार्य छोटे खेतों पर किया जाता था, लेकिन अब उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े फार्म हाउस पर, बड़े बड़े फार्मों पर, बड़े बड़े खेतों पर, क्षेत्रों पर कृषि कार्य किया जाने लगा, क्योंकि अब कार्य किससे होने लगा, हाथों की बजाय मशीनों के द्वारा होने लग गया था। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कृषि कार्य छोटे खेतों के स्थान पर, कृषि कार्य छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्म पर, बड़े बड़े फार्म पर मशीनों के माध्यम से होने लगा। ठीक है ना, कृषि कार्य छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्म पर मशीनों के द्वारा होने लगा, मशीनों के द्वारा होने लगा। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। तीनों पॉइंट बहुत ही इजी हैं। चौथा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि औद्योगिक क्रांति से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम निकला वह चौथा पॉइंट क्या था, कि जब उत्पादन वृहद क्षेत्र पर होगा, बड़े बड़े खेतों पर होगा, तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको हम बेचेंगे, बेचेंगे तो क्या होगा, आय की प्राप्ति होगी। यानी यहाँ पर पूंजी की मात्रा, उसकी महत्व बढ़ने लगा। अब बढ़ने लगा, पूंजी का बड़े स्तर पर लेन देन का कार्य बढ़ने लगा, तो ऐसे में किसकी प्रणाली स्थापित हुई, बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट जो हमारा होगा वह क्या हो जाएगा कि पूंजी का प्रयोग बढ़ने के कारण, पूंजी का प्रयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ ताकि आसानी से बैंकों के माध्यम से पैसों का लेन देन किया जा सके। अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बड़े स्तर पर काम हो रहा है, तो देश के बाहर भी एक छोटे से क्षेत्र में तो हम किसी चीज को बेच नहीं रहे या कहीं से मंगा नहीं रहे। अब किसी चीज के उत्पादन के लिए किसी चीज को अगर हम बाहर के देशों से मंगवानी भी है, बाजार से वापस बाजार में उस चीज को बेचना भी, जो उत्पादित हम चीज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक निश्चित स्थान पर रहकर व्यापार नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या है, अपने निश्चित क्षेत्र से बाहर भी करना पड़ता है। तो ऐसे में दूसरे स्थानों से जब माल आ रहा है या माल बेचा जा रहा है, तो पैसों के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पर जोधपुर में बैठे हो, राजस्थान में बैठे हो, ठीक है, और अगर आप दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति के साथ व्यापार कर रहे हो, तो आप पेमेंट लेने के लिए दिल्ली जाओगे क्या, नहीं होगा। किसके द्वारा हो जाएगा सारा काम, बैंकिंग प्रणाली के द्वारा हो जाएगा सारा काम, कि भाई आपको यहाँ से पैसे डलवाने हैं तो भी पहुंच जाएंगे यहाँ से दिल्ली, और अगला वाला व्यक्ति अगर आपको पैसे दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो वो भी दिल्ली में बैठा आराम से आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा डलवा सकता है। तो वह कब हुआ, जब पूंजी का अधिक, पहले अगर छोटे स्तर पर है कि सिर्फ निश्चित स्थान पर जाना है, पैसे देने और अपनी चीज खरीद कर लानी है, तो उस समय पूंजी का इतना महत्व नहीं था, पूंजी का इतना प्रयोग नहीं होता था। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल में पूंजी भी माध्यम नहीं थी विनिमय के लिए। विनिमय का माध्यम क्या था, वस्तु विनिमय होता था। यानी एक वस्तु को बेचकर, देकर, बेचकर भी नहीं, देकर आप उसके बदले में दूसरी वस्तु खरीदते थे, ठीक है ना। धीरे धीरे मुद्रा का प्रयोग बढ़ने लगा, लेकिन उसका स्तर वृहद नहीं था। वृहद कब हुआ, जिस समय औद्योगिक क्रांति, उद्योगों का विस्तार होने लगा, जब सारा कार्य अधिक मात्रा में उत्पादित होने लगा, मशीनों के द्वारा होने लगा। तो जब उत्पादन बढ़ा, उसका उपभोग बढ़ा, तब क्या होगा, पूंजी का भी प्रयोग बढ़ेगा, उसका उपयोग बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पूंजी का जिसमें प्रयोग बढ़ा, तो किसका आविष्कार हुआ, किसका निर्माण हुआ, बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, उसका आविष्कार, उसका निर्माण हुआ, उसका विकास हुआ। ओके,
4 पॉइंट तो आपको ये बता दे। अगर आपको इजिली ये 4 पॉइंट याद हो जाए तो आप ये 4 पॉइंट याद कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको जो पॉइंट अच्छे लगे उन किसी भी 4 पॉइंट को आप याद कर लो, क्योंकि केवल लेसन में आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क्स में आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? ओनली 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, उससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। भले आपको मैं ज्यादा पॉइंट लिखाऊं, सारे पॉइंट याद हो जाए, लेकिन अपने विचारों को अपने पास ही रखना है। ठीक है ना, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है ना, लेकिन आपको लिखने कितने? केवल 4 पॉइंट ही लिखने। ओके, नहीं तो पीछे का पेपर छोड़ के आ जाओगे आप लोग। ठीक है ना, तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है अपन को। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। 4 पॉइंट्स मैंने आपको ये बता दिए। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जैसे मान लो उत्पादित हो गई है, अब जो चीजें उत्पादित हो गई है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की भी आवश्यकता है। ठीक है ना, माल को मंगवा रहे तो भी आवश्यकता है, जो माल उत्पादित हो गया उसको बेचना भी, उसकी भी आवश्यकता है। तो इसके लिए किसका ज्यादा विकास हुआ? यातायात के साधनों का, परिवहन के साधनों का। ठीक है ना, तो हम 5वां क्या परिवर्तन लिखेंगे कि परिवहन व संचार के साधनों में अभूतपूर्व विकास या वृद्धि हुई। ठीक है ना, परिवहन व संचार के साधनों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, यानी उसमें सर्वाधिक मात्रा में उसका विकास हुआ। ठीक है ना, एक जगह से दूसरे स्थान पर व्यक्ति को भेजने के लिए या एक जगह से दूसरे स्थान पर माल को भेजने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? परिवहन और संचार के साधनों की। संचार के साधनों में भी क्या है, किसी माल को ऑर्डर कर रहे हो, माल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये सारी सूचनाएं भी आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए इन दोनों साधनों में सर्वाधिक मात्रा में पूंजी लगाई गई, इसका विकास किया गया। किस कारण से? औद्योगिक क्रांति के कारण से। ठीक है ना, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भाई जब आवश्यकता हुई यहाँ पर कि परिवहन के साधनों का विकास करना पड़ेगा, हमें हमारा माल अगर भेजना है, कम समय में अधिक दूरी तय करवानी है, तो हमें ऐसे साधन बनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा सामान जो है वह कम समय में लंबी दूरी तय करके पहुंच जाए। तो जब आवश्यकता हुई किसी चीज की तो इन चीजों का आविष्कार भी होने लगा। ठीक है ना, 5वां पॉइंट ये हो गया आपका। 6वां पॉइंट मैं आपको बताऊं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम से जो 6वां परिवर्तन आया वह क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्पादन जब अधिक मात्रा में बढ़ेगा, 1 मिनट बताती हूँ मैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला तथा संगठित व्यापार तंत्र का निर्माण हुआ। संगठित व्यापार तंत्र का निर्माण हुआ या फिर विकास हुआ। कहने का मतलब है कि पहले केवल लोग अपने खेत पर उतना ही उत्पादित करते थे जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। ओके, लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई, उत्पादन बढ़ने लगा, खाने वाले लोग तो उतने ही हैं। ठीक है ना, तो अपने परिवार के लिए जितनी आवश्यकता है उतना रख लिया, बाकी का वो क्या करेंगे? उस चीज को खपाएंगे, बेचेंगे, बाजारों में बेचेंगे। तो ऐसे स्तर में क्या होगा कि अपने आसपास के क्षेत्रों में बेचने के बाद भी अगर आपकी उत्पादन की चीजें बच जाती तो आप क्या करेंगे? बाहर के क्षेत्रों में बेचेंगे। तो धीरे धीरे करके जब वृहद स्तर पर उत्पादन होने लगा तो उन चीजों को बेचने के लिए या उन चीजों के उत्पादन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनको मंगवाने के लिए क्या हुआ? देश के बाहर भी यानी विदेशों में भी व्यापार को बढ़ाना पड़ा। ठीक है ना, इससे क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। यानी आप केवल भारत के अंदर रहकर ही व्यापार नहीं कर रहे हो, भारत के बाहर भी। जैसे यूरोपीय देश जो थे भारत में है, अमेरिका में है, चाइना में है, इन सब के साथ में एक व्यापार का संबंध बनाते थे एक दूसरे के। भाई के कोई चीज का उत्पादन हो रहा है, जैसे मान लो एक मोबाइल फोन का ही निर्माण हो रहा है आज के टाइम में, अगर देखें तो मोबाइल फोन में लगने वाली कि भाई सिम कहाँ से बनती है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी जो बाहर की जो बॉडी है वो कहाँ से बनेगी, उसके अंदर जो बैटरी बनती है वो कहाँ से, ये सारी चीजें एक जगह स्थापित, एक जगह निर्मित नहीं होती है। ये किसी चीज के निर्माण में क्या है, सारी चीजें अलग अलग जगह बनकर आती है। ठीक है ना, फिर उसको सबको एक साथ करके बनाया जाता है किसी भी चीज को। ठीक है ना, जैसे आप मान लो छोटी से छोटी चीज भी अगर बन रही है तो सारी चीजें एक जगह उपलब्ध। आप एक घर पर ही देख लो, आप घर पर कोई चीज बनाते हो
मान लो आप रोटी बनाते हो सिंपल सी, तो क्या आप खुद ही गेहूं उपजाओगे, पूरा खेती करोगे गेहूं की, फिर उनको उनकी कटाई वगैरह करोगे, सारी उनको काटोगे, उनकी फसल को काटोगे, बुआई कटाई वगैरह सब करोगे, फिर उसके बाद में उनको साफ करने का काम करोगे, फिर उससे आप गेहूं को पिसवाओगे, फिर उसका आटा का प्रयोग करते हो। ऐसे करते हो क्या आप लोग? नहीं करते। गेहूं हम डायरेक्ट बाजार से लेकर आते हैं, उसकी खेती करते हैं, डायरेक्ट बाजार से लेकर आते हैं हम लोग गेहूं, ठीक है ना। तो वही चीज है, किसी भी कार्य की वस्तु के उत्पादन के लिए एक जगह पर या एक अकेला व्यक्ति जो है उस संपूर्ण चीज का निर्माण नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें दूसरे व्यक्तियों पर, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर थी, व्यापार को उत्पादित करने के लिए और व्यापार में उत्पादन जो हो रहा है उसको खपाने के लिए यानी बेचने के लिए हमें दूसरे देशों की आवश्यकता हुई। इससे क्या हुआ, सभी देशों के साथ में आपस में संबंध बनने लगे और इससे किसका निर्माण हुआ, एक संगठित व्यापार तंत्र बन गया, यानी एक पूरा व्यापारिक समूह या तंत्र बन गया जिससे एक के साथ एक लोग जुड़े हुए हैं सारे देश, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के परिणाम संगठित व्यापार तंत्र का निर्माण हुआ या उसका विकास हुआ। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, कम मानव श्रम को बढ़ावा मिला। कम मानव श्रम, देखो कम मानव श्रम का मतलब क्या है, मतलब मनुष्य की मेहनत जो है वह कम लग रही है। जैसे एक खेत पर, छोटे से खेत पर पहले मान लो 4 से 5 लोग, या कोई बड़ा खेत है तो वहां 10 से 15 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, मानव श्रम क्या होता था, अधिक लगता था। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप क्या हुआ, मानव श्रम क्या हो गया, कम हो गया। कारण क्या है, अब किसका प्रयोग किया जाने लगा, पहले जो कार्य हाथों से होता था अब वह किससे हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। तो अब कितने व्यक्ति का, जहां 10 लोग काम करते थे अब केवल 1 या 2 व्यक्ति उस मशीन को ऑपरेट करने वाले चाहिए, चलाने वाले चाहिए, बस बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं थी, मेहनत नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर क्या लाभ हुआ, एक तो हालांकि इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कम मानव श्रम का मतलब क्या हुआ कि अब मनुष्य की मेहनत कम लगने लगी, ठीक है। एक और परिणाम क्या निकलेगा इसका, साथ में परिवर्तन क्या होगा, कम मानव श्रम व अधिक उत्पादन। अधिक उत्पादन का मतलब कि पहले 10 लोग मिलकर जिस कार्य को करने में 15 दिन लगाते थे या उनसे जितना उत्पादन होता था उससे दुगुना या तिगुनी मात्रा में मशीनों के द्वारा उसका उत्पादन होने लगा। मनुष्य भी कम लग रहे हैं, समय भी कम लगेगा और उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो कम मानव श्रम व अधिक उत्पादन तथा कम समय में कार्य होने लगा, कम समय में कार्य होने लगा या कम समय में उत्पादन होने लगा। ओके, चाहो तो आप इसको अलग पॉइंट भी लिख सकते हो कि कम समय में कार्य होने लगा, उत्पादन होने लगा। तो कम मानव श्रम और अधिक उत्पादन तथा कम समय में अधिक उत्पादन होने लगा, हम ये लिख सकते हैं अधिक उत्पादन। ओके, इस तरह मैंने आपको टोटल 7 पॉइंट्स बता दिए हैं। अब इन 7 पॉइंट में से ये मैंने रेड इसीलिए लिखे, कलर चेंज करने का मेरा मीनिंग यहाँ पर यही था कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी यहाँ पे आपको केवल 4 पॉइंट ही याद करना है, ठीक है ना, इसलिए ये कलर चेंज किया मैंने, बाकी सारा सेम ही है, परिवर्तन ही है। इनमें से जो आपको इजीली याद हो सकता है, मेरे हिसाब से ये अगर क्लास अगर आप देख रहे हो तो हाथों हाथ आपको ये पॉइंट सारे के सारे याद हो गए होंगे, ठीक है ना। तो इनमें से केवल आपको 4 पॉइंट ही याद रखने हैं और 4 पॉइंट ही आपको याद, भले सारे रखो, लिखने आपको 4 पॉइंट ही एग्जाम में ये ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा औद्योगिक क्रांति से होने वाला परिवर्तन जो है वह कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो बताना चाहती हूँ कि औद्योगिक क्रांति से होने वाला अगर परिवर्तन पूछे, जैसे मैंने आपको बता दिया कितने पॉइंट लिखने हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पर्टिकुलर कोई पॉइंट देकर भी पूछा जा सकता है। जैसे ऐसा आ जाए कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो कार्य पहले हाथों से होता था वो मशीनों से होने लगा, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो कार्य हाथों से होता था, जैसे कताई का है, बुनाई का है, कृषि के क्षेत्र में है, उसको आपको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह मान लो कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, कैसे स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, कैसे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उत्पादन अधिक बढ़ने लगा, विस्तृत स्तर पर होने लगा, उद्योगों में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण पूंजी का प्रयोग जो है वो बढ़ने लगा, इस कारण से बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। यानी मैक्सिमम आपको 3 से 4 लाइन ही लिखनी है 2 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसलिए याद तो आपको सारे करने हैं, क्योंकि इन पॉइंट में से भी कोई एक पॉइंट उठा के उस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि औद्योगिक क्रांति से बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, कैसे,
ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। यह औद्योगिक क्रांति परिणाम स्वरूप संगठित व्यापार तंत्र का निर्माण हुआ। कैसे? कोई भी पॉइंट भी लिखा हुआ आ सकता है आपके। ठीक है, 10th बोर्ड के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से देखें, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने परिचितों को इस वीडियो सेशन को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो सेशन का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे से चैनल्स पे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।